देखने वाले सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। दोस्तों, दुनिया में हर देश के पास कई तरह की अलग अलग पॉलिसियां मौजूद होती हैं जो एक तरह से गाइडलाइंस विथ सेट प्रोसीजर्स होती हैं कि कैसे वह मुल्क अलग अलग सिचुएशंस में रिएक्ट करेगा। इन पॉलिसीज में फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। 1947 में आज़ादी के बाद से ही हमारे देश में भी एक कंसोलिडेटेड पॉलिसी की आवश्यकता समझी जाती रही है, लेकिन आज भी भारत में नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को परिभाषित नहीं किया जा सका है। दूसरी ओर बिगड़ते अर्थव्यवस्था, बर्बाद फॉरेन रिलेशनशिप एवं धार्मिक अतिवाद के दंश को झेल रहे पाकिस्तान ने अपनी 110 पेजों की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बना ली है और उसकी 50 पेजों को सार्वजनिक भी कर दिया है। बाकी बचे 60 पेजों को अल्ट्रा क्लासिफाइड या अति गोपनीय रखा गया है। सबसे पहले इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे हमारी चर्चा वीडियो के बीच में भी जारी रहेगी। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। पाकिस्तान ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का ऐलान किया है। 48 पेज के इस डॉक्यूमेंट में पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिक्योरिटी को इस पूरी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के हार्ट में रखा गया है। ये एक बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट है जिसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपने यहाँ प्रमोट कर रही है और ये कह रही है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी पॉलिसीज थी, हमारी फॉरेन पॉलिसी थी, इकोनॉमिक पॉलिसी थी, हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटीज की पॉलिसीज थी, मगर वो लिंक नहीं करती थी एक एपेक्स पॉलिसी के ऊपर, यानी कि एक जो मदर पॉलिसी होती है सबके ऊपर, उसकी हमारे यहाँ कमी थी जो अब हमने बना ली है। और उसके मुताबिक अब उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में तब तक खुशहाली नहीं आ सकती जब तक कि हम अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी को, अपनी जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है, उसके ऊपर हम नहीं रखते। नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ लफ्ज का इस्तेमाल किया गया है बार बार इस डॉक्यूमेंट में ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि हमारी जो मिलिट्री सिक्योरिटी है उसके ऊपर हम तरजीह देंगे हमारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी को, लेकिन वहां पे मिलिट्री का नाम इस्तेमाल ना करके ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का नाम इस्तेमाल किया गया है। भारत के हवाले से भी बात की गई है। आज से 3-4 रोज पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें यह कहा गया कि इंडिया के साथ हम अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं और तमाम जो नेबर्स हैं उनके साथ बेहतर करना चाहते हैं, हम ट्रेड करना चाहते हैं। ये बात भी कही गई कि हम आने वाले 100 सालों तक हिंदुस्तान के साथ कोई जंग नहीं चाहते। वो ज्यादा कुछ नहीं बल्कि पाकिस्तान का जो 74 साल से कश्मीर पर स्टैंड रहा है वही है, इंडिया को कोसना और न जाने किन किन बातों के लिए। और उसके बाद 5 अगस्त के यूनिलैटरल एक्शन के ऊपर भी वही पाकिस्तान का जो रेटरिक पिछले 2 साल से है वही इस पॉलिसी में लिखा हुआ है। दोस्तों, पाकिस्तान में एक शूडो लोकतंत्र मौजूद है। शूडो कहने से मेरा तात्पर्य है नकली लोकतंत्र। आज़ादी के 75 सालों में पाकिस्तान ने लगभग 33 साल मार्शल लॉ में गुजारे हैं। इसकी झलक उनके पॉलिसीज में साफ दिखती है। जहां एक और भारत में राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा पारदर्शी बनाया जा रहा है, तो वहीं पाकिस्तान में आज भी मीडिया पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। जानकारी के लिए बता दूं कि कर्जों की कंडीशंस, टीटीपी के साथ हुए कंसेंसस की कंडीशंस जैसे सेंसिटिव मुद्दे भी जनता के सामने लाए नहीं जाते। कि 50% डॉक्यूमेंट जो है वो अभी तक डीक्लासिफाई नहीं है, वो क्लासिफाइड सीक्रेट है। तो डेफिनेटली अगर आप 100 पेज लिखते हैं तो उसमें से 50 पेज जो हैं वो सीक्रेट हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुल्क अभी तक जो है उस शैडो के अंदर से नहीं निकला, जिसको आप ज़िया का शैडो कह लें, जनरल ज़ियाउल हक का मार्शिल्ला का शैडो, या परवेज़ मुशर्रफ का जो है वो मार्शिल्ला का शैडो, या अयूब खान के मार्शिल्ला का शैडो, जहाँ पे के चीज़ें जो हैं वो सीक्रेट रखी जाती थी अवाम से, लेकिन 50% नहीं। मैं आपको बता दूं वो भी 60-40 का रेशो होता था, क्योंकि बुनियादी तौर पे जाहिर है मुल्क को चलाना किसे चाहिए एक डेमोक्रेसी के अंदर, अगरचे 100 काल दी सही।
तो उसमें अगर आप इस तरह का कोई सेंसिटिव डॉक्यूमेंट जो है उसको 50% जो है वो क्लासिफाई कर देते हैं, आपकी पार्लियामेंट उसको डिस्कस नहीं कर सकती, आपके प्रेस और पब्लिकेशंस में उस पर तबसरे और आराएं नहीं आ सकती, आपका इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंसिया उस पर अपना फीडबैक नहीं दे सकता, तो वो डॉक्यूमेंट, इसका मतलब है चंद जो एलिटिस्ट हैं उनकी अपनी एक तख्लीक और उनकी अपनी जो है ना वो पसंद। तारड़ साहब ये बताएं, ये जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है जो मोइद यूसुफ साहब लेके आए हैं, वो कहते हैं पहले रवायती सिक्योरिटी यानी कि इंडिया और बाकी ममालिक हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते थे, अफगानिस्तान ये वो तो सारी जगह ठीक है, लेकिन अब गैर रवायती सिक्योरिटी, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी यानी कि इकोनॉमी पे बात करना है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इक्तिसादियात को ठीक करना है, इन चीजों पे वो कह रहे फोकस करना है, और वो कह रहे हैं भारत से अगले 100 साल भी जंग नहीं करनी। तारड़ साहब आप कैसे देखते हैं? बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब यूरोप गए हुए थे, स्पेन और रोमानिया में, वहां पे उन्होंने कश्मीर का जिक्र मेन स्ट्रीम किया ही नहीं, इंडिया का नाम नहीं लिया। तो क्या आप पहले तो इस सारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को और इस जो आउटलुक है इसको आप कैसे देखते हैं? चीमा साहब, इस पे मैं पहले इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा ओपनिंग स्टेटमेंट में बोलना चाहूंगा कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और हमारे फॉरेन मिनिस्टर का दौरा और ये सब कुछ, ये एक मजाक लग रहा है, बिल्कुल ब्लंडर। वो पूछे किस तरीके से, दो चीजें, मैं दो स्टेटमेंट्स आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की और आपके प्राइम मिनिस्टर की जब दो चीजें कहूंगा तो ये सारी उसमें जीरो हो जाती है। वो किस तरीके से कि मोइद यूसुफ साहब ने आज से 2 हफ्ते पहले स्टेटमेंट दी है कि जब आप बाहर से पैसे, हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं हो सकती क्योंकि हम पैसे ले रहे हैं बाहर से, IMF से या जहां कहीं से भी लेते हैं, और आपकी पॉलिसी कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती क्योंकि आप ऑलवेज बाहर के पैसों से मकरूज रहते हैं, नंबर 1। दूसरी स्टेटमेंट आपके वजीर आजम साहब ने दी है कि उन्होंने कहा कि हमारी अपनी नेशनल सिक्योरिटी, हमारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी, हमारी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से अंडर थ्रेट है। जब ये दो चीजें आपने बयान कर दी हैं, उसके बाद आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का तो तोक़ी को नहीं बनता। आप इंडिपेंडेंट ही नहीं है, आप आजाद ही नहीं है किसी चीज में। आप खुद किस तरीके से डिटरमिन कर लेंगे अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी कि जब आप ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स? जब आपका स्टेट बैंक चलाने वाला गवर्नर जो है IMF का अपॉइंटी हो, आपका फॉरेन मिनिस्टर IMF का अपॉइंटी हो, एक्स उनका एम्प्लॉई हो, तो आपकी कौन सी पॉलिसी, किस पॉलिसी की बात करेंगे आप? तो ये एक मजाक है जिसको मेरा मतलब बार बार किया जा रहा है। बल्कि मैं हैरान हूं कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बहाने पे एक इतना बड़ा इज्तिमा किया गया, लोगों की उस दिन जिंदगियां इस्लामाबाद में अजीरन की गई होंगी, एक बहुत बड़ा बजट बना होगा, चाय पानी पे बहुत ज्यादा खर्चा आया होगा। अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज को कश्मीर से ऊपर उठ के देखना पाकिस्तान की गिरती अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम दे सकता है। इसी के तहत सियाचिन क्षेत्र में डीमिलिटराइजेशन की कोशिश एक उम्दा पहल समझी जा सकती है। दक्षिण एशिया क्षेत्र में विश्व की एक बड़ी आबादी निवास करती है, और अगर पाकिस्तान के इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के दावों में सच्चाई हुई तो क्षेत्र के लोगों का जीवन स्तर भी काफी हद तक सुधरेगा और भारत पाकिस्तान आपसी दुश्मनी को भुलाकर उन्नति के नए राह पर अग्रसर होंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। पर अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक तथा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद।